Hello guys, what's up? I hope you are doing well. I am Rupesh and welcome to Rupesh EduTech। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, ये एक पैंडमिक का टाइम चल रहा है और पैंडमिक के टाइम पे आप अपने सब लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और आसपास तथा अपने परिवार का ख्याल रखें। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने वैक्सीन ज़रूर लगवा लिया होगा। अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और एक अमूल्य योगदान इस देश को तथा अपने परिवार को समर्पित करें ताकि सभी लोग सुरक्षित हो सकें। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं जो कि करंट से रिलेटेड है। ये बहुत सारे वेरियस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस वीडियो का लेक्चर अगर आप सब लोगों को चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक को फॉलो करके वहाँ से आप इस वीडियो के लेक्चर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही मैं दो इंपॉर्टेंट न्यूज़, दो कैंसिलेशन के बारे में आप लोग एग्ज़ाम कैंसिलेशन के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम था वो 27 ऑफ जून को प्रस्तावित था। अब ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और कैंसिल होकर के 10 अक्टूबर इसकी नई डेट आ गई है। तो अब ये एग्ज़ाम 10 अक्टूबर 2021 को होगा। तो तकरीबन इसमें आप लोगों को 5 महीने का समय मिल रहा है। तो ये तो पहला इन्फॉर्मेशन हो गया कैंसिलेशन के रिगार्डिंग। और वहीं दूसरी इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो यूपीपीएससी यानी कि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम जो है वो 13 जून को होने वाला था। 13 जून को होने वाला था, वो कैंसिल कर दिया गया है। आगामी तारीखों की तिथि जब तक घोषित नहीं हो जाती तब तक वो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है। तो यूपीएससी का जो कैंसिलेशन डेट है वो न्यू एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है, लेकिन यूपीपीएससी का भी डेट नहीं आया है। तो आई होप ये भी एग्ज़ाम अक्टूबर में ही होंगे, लेकिन यूपीपीएससी है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग तैयारी करते रहें और साथ साथ अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें इस कोरोना महामारी से। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पहला हम देखेंगे इस पैंडमिक से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर के बारे में। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर के बारे में। ये क्यों मतलब चर्चा में है, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले और ऑक्सीजन की कमी के मद्देनज़र विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने क्या किया है कि भारत को 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान करने की घोषणा की है। यानी कि WHO ने क्या किया है कि भारत को 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया है। ठीक है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है? एक चिकित्सा उपकरण है जो परिवेशी वायु से ऑक्सीजन को संकेंद्रित करता है। यह मतलब आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा अन्य गैसें 1% होती है। यानी कि अगर हम एटमॉस्फेयर की बात किया जाए तो अगर हमारा ये एटमॉस्फेयर है, माफ़ कीजिएगा, ये अगर हमारा एटमॉस्फेयर है तो इसमें जो है 78%, अगर हमारा ये एटमॉस्फेयर है तो इसमें जो है 78% जो है नाइट्रोजन गैस होगी, 21% हमारा ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और अन्य गैसें में जैसे नियान, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये हमारा अदर गैसेस 1% में आता है। तो ये वायुमंडल की संरचना है। ये विभिन्न तरह की गैसें कितनी मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है उसका कुछ परसेंटेज है। ठीक है। तो अगर हम ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की बात करें, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर क्या करता है? ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वायुमंडल में मौजूद वायु को फिल्टर करता है, फिल्टर के माध्यम से साफ करता है और नाइट्रोजन को अलग कर उसे वापस वायुमंडल में छोड़ देता है। यह इस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त ऑक्सीजन 90 to 95% तक शुद्ध होता है। यद्यपि इसे प्राप्त ऑक्सीजन पूर्णतः शुद्ध नहीं होती, किंतु विशेषज्ञों की माने तो यह 85% या उससे अधिक ऑक्सीजन सैचुरेशन स्तर वाले हल्के और मध्यम कोविड-19 रोगियों के लिए पर्याप्त होता है। आपको पता होना चाहिए कि SpO2 का जो इस समय पैंडमिक के समय वो लेवल है वो आपका 94% मेंटेन होना चाहिए। यानी कि 94 होना चाहिए। अगर 94 से नीचे अगर आ रहा है, यानी कि 90 to 94 के बीच में अगर आ रहा है, 94 अगर बिलो है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। ठीक है। अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में मौजूद दबाव वाल्व ऑक्सीजन की आपूर्ति को 1 से 10 लीटर प्रति मिनट तक सीमित कर उसे विनियमित करने में मदद करता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को निरंतर संचालन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। वह तकरीबन 5 वर्ष या अथवा उससे लंबी अवधि तक 24 घंटे ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में। जैसा कि कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए WHO ने क्या किया है कि 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत को दिया है।
आइए हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक जो है, हाल ही में जो है 12 मई को 12 मई को हमारा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया है। तो नर्स और डॉक्टर्स इस समय तो समझिए भगवान हैं, और वास्तव में भगवान का रूप होते हैं, कितनों की ज़िंदगियों को बचाते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के बारे में। तो विश्व भर में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन मुख्य रूप से आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में किया जाता है। किसकी याद में किया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस समाज के प्रति नर्सों के योगदान को चिन्हित करता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम, यानी कि जो प्रीवियस ईयर हुआ उसकी थीम थी नर्स ए वॉइस टू लीड, नर्स ए वॉइस टू लीड अ विज़न फॉर योर फ्यूचर हेल्थ केयर है। वहीं अगर हमें इस वर्ष इस दिवस को सर्वप्रथम कब मनाया गया, तो इस दिवस को सर्वप्रथम 1965 में इस दिवस को इंटरनेशनल नर्स डे को मनाने की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स यानी कि ICN के द्वारा मनाया गया था 1965 में। किंतु जनवरी 1974 से यह दिवस 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्म जयंती को पर जो है मनाया जाने लगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नागरिक थी जिन्हें युद्ध में घायल और बीमार सैनिकों की सेवा के लिए जाना जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जो है इनको ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया? 1850 के दशक के क्रिमियन युद्ध में दूसरे नर्सों को प्रशिक्षण दिया तथा उनके प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया। उन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। उनके विचारों तथा सुधारों से आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली को आधुनिक जो हमारा जो मॉडर्न हेल्थ सिस्टम है वो काफ़ी अफेक्ट हुई है, मतलब प्रभावित हुई है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही क्या किया था? सांख्यिकी के माध्यम से यह सिद्ध किया कि किस प्रकार स्वास्थ्य से किसी भी महामारी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। संपूर्ण विश्व जब कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 महामारी का सामना कर रहा है, तो ऐसे में नर्सों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। ठीक है, आइए हम, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इंटरनेशनल नर्स डे के बारे में। आइए हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको हम डिस्कस करते हैं कि हाल ही में जैसा आप सब लोगों को पता होगा कि PM ने क्या किया कि 3 महीने का मुफ्त राशन गरीबों को जिनके पास राशन कार्ड है उनको देने की घोषणा की है। तो ये किस योजना के अंतर्गत इसको खाद्यान्न वितरण की जो प्रोसेस को अप्लाई किया गया है वो किस योजना के तहत किया गया है, इसको हम देखने की डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने क्या किया है कि 13 राज्यों ने क्या किया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है। ये केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना में होगा क्या कि इस योजना को 2 माह यानी कि मई और जून के लिए पुनः शुरू किया गया है, क्योंकि महामारी के कारण देश की स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना काफ़ी प्रभावित हुई है और कई राज्यों ने महामारी के प्रसार को रोकने के लिए पूर्ण लॉकडाउन या रात्रि कर्फ्यू जैसे कदम उठाए हैं। अगर इनके महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, अगर हम इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज यानी कि PMGKP के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। आपको पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना है, अन्न योजना है, उसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो उसका नोडल मंत्रालय है वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, अगले बिंदु की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत 3 माह यानी कि अप्रैल, मई और जून 2020 की अवधि के लिए की गई थी, जिसमें कुल 80 करोड़ राशन कार्ड धारक शामिल थे। बाद में इसे नवंबर 2020 तक बढ़ाया गया था, यानी कि लास्ट ईयर में। वहीं अगर हम अप्रैल 2021 में सरकार ने क्या किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को फिर से शुरू कर दिया है इस पैंडमिक को देखते हुए। इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्लान यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS के माध्यम से पहले से ही प्रदान किए गए 5 किलोग्राम अनुदानित खाद्यान्न के अलावा प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज, गेहूं या चावल दोनों में से कोई एक मुफ्त में उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। PMGKAY के इस नए संस्करण में इसके महत्वपूर्ण घटकों में से एक का अभाव है, जो कि वर्ष 2020 के PMGKAY में उपस्थित था। NFSA के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक घर के लिए प्रति माह 1 किलो मुफ्त दाल भी मिलेगा,
यानी कि 5 किलो चावल या गेहूं के साथ साथ 1 केजी दाल भी मिलेगा। वहीं अगर हम इस पर बात किए रहे तो कितना खर्चा आएगा, तो भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्य सब्सिडी और केंद्रीय सहायता के लिए 26,000 करोड़ रुपए से अधिक का सारा खर्च वहन करेगी। यानी कि इसमें कितना खर्चा आएगा, तो 26,000 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आएगा। वहीं अगर हम बात करें PMGKY यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 39.69 लाख मीट्रिक टन के कुल मासिक आवंटन में से 15.55 लाख मीट्रिक टन को राज्यों को पहले ही दिया जा चुका है। मई 2021 तक 2.03 करोड़ लाभार्थी को 1.01 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया है। इसमें चुनौती कौन कौन सी है भाई, मान लो ये योजना अगर अप्लाई किया गया है तो इसके कुछ चैलेंजेस भी होंगे। चैलेंजेस को हम देखते हैं। चैलेंजेस का एक मुद्दा यह भी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी अंतिम जनगणना 2011 पर आधारित है। मतलब जो ये अधिनियम है उसके जो लाभार्थी हैं, जो लास्ट में हमारा आप लोगों को पता होगा कि प्रति वर्ष हमारे देश में 10 वर्ष पर जनगणना होती है, यानी कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसी डेटा के आधार पर इनके बेनिफिशियरी को ऐड किया गया है। आगामी जो जनगणना होगी 2021 में होनी है। तो पहला तो यह है कि मतलब 2011 की जनगणना के आधार पर इनके बेनिफिशियरी को ऐड किया गया है। हालांकि तब से खाद्य और सुरक्षित लोगों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। अब इस योजना के तहत शामिल नहीं है, मतलब जिन लोगों की वृद्धि हुई है 2011 के बाद जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो बेनिफिशियरी ऐड हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग मतलब आगे भी आए हैं, बहुत सारे लोग इसमें ऐड हुए हैं, तो उनका नाम इसमें नहीं है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, इसको दूर करना पड़ेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत। ठीक है, इसको मैंने डिस्कस किया और अगला टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है म्यूकरमायोसिस, यानी कि कोविड-19 जिनको हो जा रहा है उनको म्यूकरमायोसिस नामक एक डिफरेंट टाइप का संक्रमण दिखा जा रहा है, जिसको हम ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। कोविड-19 से संक्रमित कई रोगियों में म्यूकरमाइकोसिस नामक कवक का संक्रमण देखा जा रहा है, जिसे ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, म्यूकरमाइकोसिस आखिर में है क्या, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। म्यूकरमाइकोसिस क्या है कि यह गंभीर लेकिन दुर्लभ कवक संक्रमण है। यह म्यूकरमाइसिटिस नामक फफूंद यानी कि मोल्ड्स के कारण होता है, जो पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। यह मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं या वे ऐसी दवाओं का सेवन करते हैं जो कीटाणुओं और बीमारी से लड़ने की शरीर की क्षमता को कम करती है। ये ऐसे लोगों को क्या करता है, प्रभावित करता है। म्यूकरमाइकोसिस के प्रकार राइनोसेरेब्रल यानी कि साइनस और मस्तिष्क, राइनोसेरेब्रल यानी कि साइनस और मस्तिष्क, और म्यूकरमाइकोसिस पल्मोनरी यानी कि फेफड़ों से संबंधित, म्यूकरमाइकोसिस क्यूटेनियस यानी कि त्वचा संबंधी, म्यूकरमाइकोसिस और डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि संचरण इसका कैसे होता है। इसका संचरण श्वास यानी कि जो हम ब्रीदिंग करते हैं उससे, संरोपण यानी कि इनकोल्यूशन या पर्यावरण में मौजूद बीजाणुओं के अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। म्यूकरमाइकोसिस का संचार मानव से मानव तथा मानव से पशुओं के मध्य नहीं होता। म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका ट्रांसमिशन मानव से मानव में तथा मानव से पशुओं के मध्य नहीं होता, यानी कि जैसा कोविड-19 का प्रसार है वैसा इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें कौन कौन से लक्षण परिलक्षित होते हैं जिससे आपको पता चले कि म्यूकरमाइकोसिस है। तो इसमें क्या होता है कि लक्षणों में इसमें क्या है, इसके लक्षणों में क्या है कि आँखों या नाक के आसपास दर्द और लालिमा, आँख और नाक के पास दर्द और लालिमा रहेगी, बुखार रहेगा, आपको सिर दर्द होगा, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, खूनी उल्टी और बदलती मानसिक स्थितियां शामिल हैं। गंभीर लक्षणों में दांत दर्द, दांतों का गिरना, दांत के साथ दर्द के साथ धुंधलापन या दोहरी दृष्टि यानी कि डबल विजन आदि शामिल है। इसका रोकथाम कैसे है, तो निर्माण या उत्खनन स्थलों जैसे अधिक धूल वाले क्षेत्रों से बचना, यानी कि जहाँ पे समझ लीजिए कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है या फिर जो एक्सकेवेशन का काम जहाँ हो रहा है वहाँ से आपको बचना है। तूफान और प्राकृतिक आपदाओं के बाद पानी से क्षतिग्रस्त इमारतों तथा बाढ़ के पानी के सीधे संपर्क में आने से बचना और उन गतिविधियों से बचना जिनमें मिट्टी का निकट संपर्क शामिल है।
ठीक है, मिट्टी का क्या है, निकट संपर्क शामिल है। इसके हम अगर उपचार की बात करें तो उपचार की का क्या है, देखते हैं। म्यूकरमाइकोसिस के संक्रमण को रोकने हेतु कवक रोधी दवा यानी कि एंटी फंगल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रायः म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण के कुछ मामलों में सर्जरी आवश्यक हो जाती है, जिसमें संक्रमित ऊतकों को काटकर अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में, जो कि बहुत से डिफरेंट स्टेट हैं आपका, इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के लखनऊ में मरीज देखे गए हैं म्यूकरमाइकोसिस के, जिसको ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। आइए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है महाराणा प्रताप की जयंती, यानी कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप। हाल ही में क्या किया गया कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई है। ये महाराणा प्रताप जी का फोटो है। ठीक है, आप सब लोग देखे ही होंगे और जानते ही होंगे इनके पराक्रम एवं शौर्य को। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। राणा प्रताप सिंह, जिन्हें महाराणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। वे मेवाड़ के 13वें राजा थे और उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र थे। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने अपनी राजधानी चित्तौड़ से मेवाड़ राज्य पर शासन किया। उदय सिंह द्वितीय द्वारा उदयपुर राजस्थान शहर की स्थापना की गई, यानी कि उदय सिंह द्वितीय द्वारा क्या किया गया, उदयपुर जो कि राजस्थान में स्थित है शहर की स्थापना की गई। वहीं अगर हम हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो वर्ष 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के राणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह द्वारा किया गया था। महाराणा प्रताप ने वीरतापूर्ण इस युद्ध को लड़ा, लेकिन मुगल सेना ने उन्हें पराजित कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से बाहर निकालने के दौरान चेतक नामक उनके वफादार घोड़े ने अपनी जान दे दी थी। पुनः प्राप्ति कैसे हुई भाई ये शासन, तो वर्ष 1579 के बाद मेवाड़ पर मुगलों का प्रभाव कम हो गया और महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगुंदा सहित पश्चिमी मेवाड़ को पुनः प्राप्त कर लिया गया। इस अवधि के दौरान उन्होंने वर्तमान डूंगरपुर के पास एक नई राजधानी चावंड का भी निर्माण किया। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई, 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का निधन हो गया। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने उनका स्थान लिया और मुगलों के विरुद्ध वीरतापूर्वक संघर्ष किया। हालांकि 1614 में राणा अमर सिंह ने अकबर के पुत्र सम्राट जहांगीर के साथ संधि कर ली थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी महाराणा प्रताप के बारे में। आइए हम अगला डिस्कस करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। ये सारे पॉइंट जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट सारे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कि 7 मई 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 160वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। ये है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब। इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम कुछ जानते हैं, तो इन्हें गुरुदेव, कवि गुरु और बिस्वा कावी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 3 नाम हैं, गुरुदेव, कवि गुरु और बिस्वा कावी के नाम से जाना जाता है। W.C. येट्स द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारत का एक उत्कृष्ट एवं रचनात्मक कलाकार कहा गया। ये एक बंगाली कवि, उपन्यासकार और चित्रकार थे, जिसमें पश्चिम में भारतीय संस्कृति को अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से पेश किया गया। ठीक है, और वह एक असाधारण और प्रसिद्ध साहित्यकार थे, जिन्होंने साहित्य और संगीत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। वे महात्मा गांधी के अच्छे मित्र थे और माना जाता है कि उन्होंने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, यानी कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दी थी। उन्होंने सदैव इस बात पर जोर दिया कि विविधता में एकता भारत के राष्ट्रीय एकीकरण का एकमात्र संभव तरीका है। वर्ष 1929 तथा 1937 में उन्होंने विश्व धर्म संसद यानी कि वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर रिलीजन्स में भाषण दिया था। इनके हम कंट्रीब्यूशंस को देख लेते हैं, तो माना जाता है कि उन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की और उनके गीतों और संगीतों को रविंद्र संगीत कहा जाता है। उन्होंने बंगाली गद्य और कविता के आधुनिकीकरण हेतु उत्तरदायी माना जाता है। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में गीतांजलि, घारे बैर, गोरा, मानसी, बालका, सोनार, तोरी आदि शामिल है। साथ ही उन्हें उनके गीत एकला चलो रे के लिए भी याद किया जाता है। उन्होंने अपनी पहली कविता
भानुसिम्हा उपनाम से 16 वर्ष की आयु में प्रकाशित की थी। उन्होंने न केवल भारत और बांग्लादेश हेतु राष्ट्रगान की रचना की, बल्कि श्रीलंका के राष्ट्रगान को कलमबद्ध करने और उसकी रचना करने हेतु एक श्रीलंकाई छात्र को प्रेरित किया। इनके कुछ ये कंट्रीब्यूशंस हैं। अपनी सभी साहित्यिक उपलब्धियों के अलावा भी एक दार्शनिक और शिक्षाविद थे, जिन्होंने वर्ष 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसने पारंपरिक शिक्षा को चुनौती दी। इनके जो अवार्ड्स मिले हैं उसको हम देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार जीतने वाले यह पहले गैर यूरोपीय थे। 1915 में उन्हें किंग जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में इनका निधन हो गया। 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में इनका निधन हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। आइए अगले टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों की उपलब्धियों और योगदान को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन किया जाता है। 11 मई 1998 को भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में 3 सफल परमाणु परीक्षण किए थे। यह मिशन भारतीय सेना द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क, परमाणु खनिज निदेशालय अन्वेषण एवं अनुसंधान एमडेर निदेशालय के वैज्ञानिकों के सहयोग से किया गया था। अभी हम DRDO को भी डिस्कस करेंगे, क्या होता है, इसके कौन कौन से सफल जो लॉन्चिंग है उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। इन परीक्षणों का नेतृत्व दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। 11 मई 1999 को पहली बार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया था। इन परीक्षणों ने भारत को थर्मोन्यूक्लियर हथियार और परमाणु विखंडन बम बनाने में सक्षम बना दिया था। इन परमाणु परीक्षणों के साथ साथ आज ही के दिन 11 मई को भारत ने अपने पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 यानी कि हंसा 3 का भी परीक्षण किया था, जिसे राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन किया गया था और इसने कर्नाटक के बेंगलुरु में उड़ान भरी थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारत की सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण करके इसे भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2021 की जो थीम है वो सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में। तो आइए हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ड्रग। कोरोना महामारी को देखते हुए एक वैज्ञानिक का पता नहीं कहाँ से बिलोंग करते हैं, माफ़ कीजिएगा, उसको मैं नहीं जानता, उनको मैं नहीं जानता, एक्चुअली मिस कर रहा हूँ। एक वैज्ञानिक गोरखपुर के थे, एक वैज्ञानिक गोरखपुर और एक वैज्ञानिक बलिया के, यानी कि 2 वैज्ञानिक जो है उत्तर प्रदेश से मिलकर, और एक तीसरे वैज्ञानिक थे, माफ़ कीजिएगा वो कहाँ के थे मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है, आप सब देख लीजिएगा। 3 वैज्ञानिक ने मिलके ये D2 जो यानी कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ड्रग का जो खोज किया, वो कोरोना महामारी में इस विकट स्थिति में बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक एंटी कोविड ड्रग को मंजूरी दे दी है, जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर रोगियों के लिए एक आपातकालीन समय में सहायक चिकित्सा थेरेपी के रूप में प्रयोग की जा सकेगी। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ड्रग के नैदानिक परीक्षणों से प्राप्त सूचना के मुताबिक यह दवा अस्पताल में भर्ती रोगियों की तीव्र रिकवरी में मदद करती है और ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम करती है। दवा को मंजूरी ऐसे समय मिली है जब भारत कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है, जिसने देश के स्वास्थ्य ढांचे की सीमाओं को उजागर किया है। इस एंटी कोविड ड्रग को नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, जो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की एक प्रमुख प्रयोगशाला है। सहायक चिकित्सा थेरेपी एक ऐसी उपचार पद्धति है जिसका प्राथमिक उपचार के साथ किया जाता है
यह ड्रग वायरस संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाता है और वायरल संश्लेषण तथा ऊर्जा उत्पादन को रोककर वायरस के विकास को रोकता है और उसे निष्क्रिय कर देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी D2 टैबलेट के बारे में, जो कि DRDO द्वारा जो है डेवलप किया गया है। आइए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है आयुष्मान भारत दिवस। भारत में प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य देश के दूरदराज के क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। साथ ही यह दिवस समाज के वंचित और गरीब वर्गों को स्वास्थ्य लाभ और बीमा कवर प्रदान करने पर भी जोर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि उन करोड़ों भारतीयों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके जो चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। यह भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत की गई अनुशंसा के आधार पर शुरू किया गया था। यह पहल सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने और इनके प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करने हेतु शुरू की गई थी। इस योजना का जो उद्देश्य है वो भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक सभी स्तरों पर यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ऑल द लेवल्स पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलावों को बढ़ावा देना और आम लोगों तक स्वास्थ्य प्रणाली की पहुंच सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना का एक प्रमुख घटक है, जिसे 23 सितंबर 2018 को रांची में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आयुष्मान भारत दिवस के बारे में, आयुष्मान भारत दिवस के बारे में। तो आज का हमारा अंतिम और लास्ट टॉपिक है DRDO। जैसा कि ये बहुत आप देखें होंगे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात करें, जहाँ D2 ड्रग की बात करें, DRDO का उसमें नाम आता है, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। DRDO कैसे, क्या इसका फॉर्मेशन हुआ था, उसको एक बार देखते हैं। यह DRDO क्या है कि यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। DRDO अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी एवं प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की स्थिति हासिल करने के लिए भारत को सशक्त बनाने की दृष्टि से कार्य करता है तथा तीनों सेवाओं द्वारा, माफ़ कीजिएगा सेवाओं नहीं, तीनों सेनाओं द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार हमारे सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और उपकरणों से लैस करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन यानी कि डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन DSO के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान यानी कि टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट TDES तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन DTP के संयोजन के बाद की गई थी। यह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास प्रणाली यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत लक्षित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, वहीं अगर हम DRDO के जो हाल ही में परीक्षण किए गए हैं उसके बारे में अगर हम देखें तो अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो और रुद्रम, ये कुछ जो रिसेंट के जो परीक्षण है DRDO के द्वारा वो हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।